हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है यहाँ पे हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 के यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे डीप एनालिसिस कर रहे हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे जो ये वर्ड भी बहुत फेमस है जिसे कहते हैं एलिमिनेशन ट्रिक्स। एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे हम पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं जो कि सेट किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू, राइट। अभी जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है इसके थ्रू हमें यहाँ पे हमारे ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को देखना है। मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगी, ये ऑब्जर्वेशंस आपको आपके बुक में, नोटबुक में लिखने हैं, प्लस यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी याद करनी है। हम यहाँ पे थीम्स देखेंगे, हम यहाँ पे नेचर देखेंगे। अगर एग्जामिनर किसी क्वेश्चन को गलत कर रहा है तो गलत क्यों कर रहा है ये समझेंगे। अगर एग्जामिनर किसी क्वेश्चन को सही कर रहा है तो क्यों कर रहा है हम ये देखेंगे। फाइन, तो इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे अगर इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसे शॉर्ट में बनाया है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी करनी है, राइट। तो इसलिए हम शॉर्ट रख रहे हैं इसे। फाइन, अब चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ सॉल्व करना है आपको, और यहाँ पे गलत हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेटिव रहिए। आप आंसर को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आपने आपको इवेल्युएट करना। ऑलराइट, स्टेटमेंट 1 पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। अच्छा, फिर से बता देती हूँ, कोल के ऊपर यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये 2012 का पेपर है, बाय द वे 2011 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। ठीक है, लार्ज रिजर्व है हमारी इंडिया में, बिल्कुल है, हम फिर भी इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? रीजन पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है, इसे भी बॉक्स कर देना पेपर में। जब भी क्वेश्चन पढ़ो अंडरलाइन करना, बॉक्स करना इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, गलती करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। गुड। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज द पॉलिसी ऑफ द इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फॉर द प्रेजेंट यूज। ठीक है, इसे होल्ड करके रखते हैं। अब मैंने आपको टोन सिखाई है, क्वेश्चन की टोन को समझो, राइट। हम कीवर्ड नहीं देखते हैं, हम ऑल या फिर ओनली देख के क्वेश्चन को कट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे टोन समझते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एक तरह से यहाँ पे सेट करता है टोन को, ठीक है। तो इस टोन को अगर हम देखें तो ये गलत है, पर फिर भी आप या अभी तक तो होल्ड करके रखो। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। मोस्ट पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड। हाँ, ये तो सही बात है। एंड डू नॉट गेट सफिशिएंट डोमेस्टिक सप्लाई। या दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये तो यहाँ पे वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है कोल रिलेटेड जो हम देखते हैं हमारी कंट्री में। सो यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ लिटिल बिट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, अगर डिटेल में भी ना हो फिर भी ठीक है, फिर भी हम इसे होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 3 देखो, स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। यस, आप देखो ये सब छोड़ो कि मतलब कोकिंग कोल है क्या है। आपको इतना तो पता है कि हम यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, थर्मल पावर प्लांट्स कुछ भी बोल लो, हमें कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इम्पोर्ट तो होता होगा, 100% हम ये चीज़ इम्पोर्ट करते होंगे। अब सिमिलरली अगर यूपीसी में क्वेश्चन पूछे कि हमको ऑयल इम्पोर्ट करना होता है, हमें मतलब ज़रूरी है, हमारी एनर्जी नीड है ये। तो अगर यूपीसी ऑयल की यहाँ पे कोल की जगह ऑयल लिख दे तो सही नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 तो 100% सही है, तो मैं यहाँ पे इसे 1 को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट 2 का यहाँ पे आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, बहुत से ऐसे हमारे पावर प्लांट्स है जहाँ पे कोल लगता है और हमें जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है सफिशिएंट नहीं हो पाती है। तो स्टेटमेंट 2 भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मेरा 2 और 3 तो सही हो गया। तो मुझे ये पता है कि 2 और 3 सही है। अब मुझे 1 पे सब डिपेंड कर रहा है। अब जब आप पूरा 2011 से लेके 2025 तक के टोन समझोगे, क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा ये गलत है। स्टेटमेंट 1 बताती हूँ क्यों। पढ़ो इसे, मेरे साथ पढ़ो, समझना बहुत ज़रूरी है, मैं सच्ची बता रही हूँ। आई नो आई एम टेकिंग टाइम, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप समझो टोन को। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फॉर अ प्रेजेंट यूज।
ये एक तरह से चाइल्डिश टोन दिखाता है क्वेश्चन का। समझ में आया? ये क्योंकि हमारी पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी क्या है? हमको हमारा खुद का जो कोल है ना, वो हम बचा के रखेंगे फ्यूचर के लिए, और हम दूर से इंपोर्ट करेंगे। ये एक चाइल्डिश टोन है, ठीक है। पर अगर मैं इसका नॉलेज आपको दूं, बात ये है कि इंडिया में इस तरह की कोई पॉलिसी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जहाँ पे हम हमारा खुद का कोल रिजर्व करके रखते हैं फ्यूचर के लिए और सिर्फ इंपोर्ट करते हैं फॉर प्रेजेंट यूज। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इंडिया लैक्स कुकिंग कोल। कुकिंग कोल क्या होता है? कुकिंग कोल होता है हाई क्वालिटी कोल। अब बाकी के जो हमारी इंडिया में कौन से टाइप के कोल है और यहाँ पे क्या है, वो आपको यहाँ दिखना है। सिंथेटिक कोल होता है, बिटुमिनस कोल होता है, ये सारी चीज़ें। फाइन, ऑलराइट। चलिए स्टेटमेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हमने जब एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट की थी, मैंने आपको हर तरह के जुरिस्डिक्शन समझाए थे, राइट। अब ये यहाँ पे आपका लक्ष्मीकांत आप पढ़ लो एंड यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। मैंने बार बार बोला है, आपको बताया है, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, यहाँ पे कोई ट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं करना। नॉलेज इज द किंग ओवर हियर, ओके। सो नॉलेज, ठीक है। और स्पेशली जो पॉलिटी के क्वेश्चन इतने ट्रिकी होते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन कुछ घुमा फिरा के कुछ ना कुछ कर देते हैं ये लोग। फाइन, स्टेटमेंट 1 पढ़ लेते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज, या फिर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1, डिस्प्यूट बिटवीन, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दूसरी बात ये है कि ये है डिस्प्यूट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट्स। इलेक्शन का कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कहाँ पे है 1 और 4? यहाँ पे है, सी आपका इसका आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे चीज़ें कौन सी याद रखनी है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जल्दी से आप रिवाइज कर लेना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे ऊपर के क्वेश्चन आ सकता है, जो बाकी के हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पे डिस्प्यूट कवर करता है सेंटर और स्टेट के बीच और अमंग द स्टेट्स। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है हमारा 131, राइट, ओके। सो यहाँ पे इलेक्शन डिस्प्यूट नॉट द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे ये पूरा अलग ही चल रहा है, ठीक है। अब इस आर्टिकल को कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, ये ट्रिक है, थोड़ी सी सीली है लेकिन मे बी आपको याद हो जाए। तो ऐसे याद रखो कि यहाँ पे हमारा सेंटर खड़ा है और यहाँ पे हमारा स्टेट खड़ा है और इन दोनों के बीच ना थोड़ा 36 का आंकड़ा है। तो 36 का 6 नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो दोनों के बीच हो गई है तू में झगड़ा हो गया है। तो आर्टिकल नंबर 131, ये हमारा सेंटर, ये हमारा स्टेट, और यहाँ पे ये डिस्प्यूट दिखा रहा है। तो 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे याद रखो 131। देखो थोड़ी सी हिंट चाहिए, अगर नहीं लग रही है कोई बात नहीं, बार बार पढ़ के मेमोराइज करके भी याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइन, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज? पढ़ना है हिस्ट्री को, यहाँ पे नॉलेज बेस लगेगा। तो पहले तो ये पढ़ते हैं, इट अपोज्ड एडल्ट्री। हाँ बिल्कुल भाई, ब्रह्मो समाज आपको पता है इन्होंने ये क्यों आया था, इन्होंने क्या क्या किया। तो हाँ ऑब्वियसली इट अपोज एडल्ट्री, तो हम स्टेटमेंट 1 तो सही रखेंगे। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं, इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रिस्टली क्लास। हाँ बिल्कुल भाई, यस, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। एंड इट सपोर्टेड द इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास। नो, इट डिड नॉट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाता है। नॉलेज देती थी वो हिस्ट्री में, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम को बार बार जितनी बार अभी रिवाइज कर सकते हो इतने दिनों में, उतनी बार रिवाइज करना है आपको। देखो ब्रह्मो समाज ये क्या था? पहले तो ये एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। रिफॉर्म मूवमेंट है मतलब अभी अगर याद क्या रखना है हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, अगर कोई पढ़ा भी नहीं है आपने, कोई रिफॉर्म मूवमेंट, लेट से कोई मूवमेंट आ गई पेपर में और आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ ये मूवमेंट अच्छी मूवमेंट है, तो ऑप्शन में कोई अच्छी चीज़ें देखे तो उसको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ ये हुआ होगा, ठीक है। सो ब्रह्मो समाज इन्होंने एडल्ट्री को अपोज किया। इन्होंने यहाँ पे मोनोथीज्म आपका कीवर्ड आ जाता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोथीज्म को, मतलब एक भगवान, ठीक है। तो
मतलब एक भगवान है, वो फॉर्मलेस है, उनका कोई फॉर्म नहीं है। भगवान जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब होता है मोनोथिज्म। इसमें बिलीव करने को बोला। तो अच्छा, स्टेटमेंट 2 का क्या है? ब्रह्मो समाज ने यहाँ पे जो मतलब वो जो समय था, वो समय ऐसा था कि हर हर सबको प्रीस्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। प्रीस्ट क्लास था, डोमिनेटिंग था, वही बताते थे लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, और वही इंटरप्रिटेशन करती थी, उनकी मतलब मोनोपोली थी। रिलीजियस टेक्स्ट को भी वही इंटरप्रेट करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये एडवोकेट किया कि अगर हमें इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन की बात करूँ रिलीजियस टेक्स्ट की, तो यहाँ पे एम्फोसाइज होना चाहिए पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और द रिचुअलिस्टिक ऑब्जर्वेंस। समझ में आया? और अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, पर्टिकुलरली इनफैलिबिलिटी। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, आप कोई कीवर्ड पढ़ रहे हो, कभी समझ में नहीं आता है, राइट? तो क्या करना, यहाँ पे आप हिंदी का ट्रांसलेशन देख लेना, ये भी एक ट्रिक है। लिख लो, जो ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ वो हिंदी का पढ़ के आपको बहुत बार हेल्प हो जाती है, हर साल होती है, बिल्कुल, ठीक है। देन एम्फोसाइजिंग द, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो स्टेटमेंट 3 क्या है, ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो ब्रह्मो समाज है, इन्होंने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास, डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफैलिएबल, ये यहाँ पे पॉपुलराइज नहीं किया था। इनफैक्ट यहाँ पे ये बिलीव करते थे कि जो इनफैलिबिलिटी होती है, ये रीज़न है, सॉरी, इनफैलिबिलिटी होती है जो मतलब ऑफ द रीज़न या फिर कंसाइंस जिसको कहते हैं, ये पर्टिकुलरली रिलीजियस टेक्स्ट से बिलोंग नहीं करती है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। इनफैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है वैसे? मतलब कि कभी भी गलत ना होना, ठीक है। ऑलवेज डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, नेवर फेलिंग, ऐसे आप बोल सकते हो। समझ में आया है? इनफैलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? दैट वेदास आर कंसिडर्ड परफेक्ट। परफेक्ट है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैन नॉट बी रॉन्ग, ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब, क्या होता है इसका मीनिंग। क्वेश्चन क्या है? द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टिंग सर्विस। अब देखो, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, कोई इकोसिस्टम सर्विस दे देंगे और फिर या फिर कोई डिस्क्रिप्शन दे देंगे और पूछेंगे ये किस तरह की सर्विस है। ऑलराइट, रेगुलेटिंग सर्विस है, सपोर्टिंग सर्विसिंग है, क्या क्या है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इज प्रोडक्शन ऑफ द फूड एंड सर्विसेज, सपोर्टिंग पूछी है, ठीक है, सपोर्टिंग सर्विस है। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड सर्विसेज, होल्ड करके रखो। कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट एंड डिसीज, होल्ड करके रखो। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पोलिनेशन, हाँ ये सही है। देखो यहाँ पे आपका नॉलेज लगेगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, नो। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नॉलेज लगेगा प्लीज़। अगर यहाँ पे यूपीएससी ने पहले ये पूछा है सर्विसिंग मतलब सब सर्विसेज पूछी है, तो यूपीएससी फिर से अपने आप को रिपीट कर सकता है। अब जल्दी से मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ इसके रिलेटेड। क्या है, देखो, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है ना, इसे हम यहाँ पे एमए बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी कोफी आनन, आपने इनका नाम सुना होगा, कोफी आनन का, राइट। 2000 की बात है ये, यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ लाया गया था। अब इसको इनिशिएट किया इन्होंने 2001 के अराउंड। ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनको असेस करना था कि भाई इकोसिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जब हम चेंजेस की बात करते हैं। अब ये किसके ऊपर हम देख रहे हैं, ऑन द ह्यूमन वेलबींग ऑफ कोर्स। और जो साइंटिफिक बेसिस है फॉर एक्शन वो क्या होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज होती है, जैसे कि लेट्स से हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज की। आप एक आपके एनवायरनमेंट के नोट्स में पढ़ते हो इसके बारे में। प्रोविजनिंग सर्विस जो होती है, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इकोसिस्टम। जैसे कि प्रोविजनिंग सर्विस में आप बस एग्जाम्पल याद रखो और आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हमें नेचर से पानी मिलता है, खाना मिलता है, टिम्बर मिलता है, फाइबर मिलता है, तो ये होगी प्रोविजनिंग सर्विस। और जब हम यहाँ पे रेगुलेटिंग सर्विस की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम रेगुलेटिंग द इकोसिस्टम। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, ये खुद से ही रेगुलेट कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग सर्विस, मतलब कि मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट कुछ रेगुलेट कर रहा है। इंग्लिश कीवर्ड को सुनो, समझो, मतलब कि आप क्लाइमेट का रेगुलेशन कर रहे हो। अब
मे बी अब डिसीज कंट्रोल हो रहा है, वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आपको पता है नदियाँ मतलब वो खुद को प्यूरिफाई करने की एबिलिटी रखती है, वो अलग बात है, हम लोग उसे ख़राब कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये हो गई एक यहाँ पे रेगुलेटिंग सर्विस। फिर कल्चरल सर्विसेज का नाम आपने सुना होगा। कल्चरल सर्विसेज मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, कल्चरल सर्विस आर अ नॉन मटेरियल बेनिफिट जो लोग यहाँ पे ऑप्टेन करते हैं। जैसे कि आपको बोला जाता है ना कि आप नेचर में जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिए। क्या होता है इससे, जब हम नेचर के क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल एनरिचमेंट होता है, ठीक है ना। हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस मिलता है। लोग इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, हॉलीडेज जाते हैं, जो बहुत सुंदर जगहें होती है वहाँ पे क्यों जाते हैं, एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे कल्चरल सर्विसेज, ये भी हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। फिर सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, जैसे कि अब सपोर्टिंग सर्विस मतलब सपोर्टिंग ही हो रहा है, जिसमें यहाँ पे किया जा रहा है, इंग्लिश वर्ड देखो, सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है इकोसिस्टम के थ्रू, मतलब इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे किसी एक चीज़ की नेसेसिटी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे कि लेट्स से हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, या फिर यहाँ पे हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है, राइट, या फिर पॉलिनेशन होता है नेचर में। ये सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे सपोर्टिंग सर्विसेज के। सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है। समझ में आया? सपोर्टिंग सर्विसेज आर दोज दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द अदर इकोसिस्टम। तो आप एक चीज़ करके दूसरी चीज़ करने में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे, क्रॉप पॉलिनेशन करेंगे, तो बाकी की दूसरी जो इकोसिस्टम है उसे हेल्प होगी, राइट, सपोर्ट प्रोवाइड होगा। तो ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या है। विथ रेफरेंस टू डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो फिर से यूपीएससी पूछ सकता है, तो गलती नहीं करनी है यहाँ पे। विथ रेफरेंस टू डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है। इट्स ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, फाइन। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मॉडिफाई इट्स ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं अगर ट्रिक्स के थ्रू जाती हूँ ना, तो मुझे दोनों भी क्वेश्चन गलत लगेंगे। ध्यान से सुनो, मुझे लगेगा अरे ये डिलिमिटेशन कमीशन नाम का कुछ है, ये ऑर्डर पास कर रहे हैं और ये क्या कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है, कोर्ट तो सुप्रीम होता है, कोर्ट को चैलेंज करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बोलती हूँ कि पॉलिटी में नॉलेज चाहिए। पॉलिटी में आप ट्रिक्स लगा ही नहीं सकते, एक तो आपको पता है, नहीं तो नहीं पता है। थोड़ा स्मार्ट गेस करके वगैरह आप मे बी एलिमिनेट कर लो क्वेश्चंस को, वो भी लॉजिकल होगा, स्मार्ट गेस होगा यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इट्स ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मॉडिफाई इट्स ऑर्डर्स, येस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 and 2 और बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे समझ में आया? तो यहाँ सी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉलेज क्या है, देखो दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इनके ऑर्डर हमेशा फाइनल होते हैं एंड हैव द फोर्स ऑफ लॉ। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इनके पास फोर्स ऑफ लॉ होता है। इसका मतलब ये हुआ दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। और यहाँ पे जैसे ही वंस डिलिमिटेशन कमीशन लेट्स से फाइनलाइज समथिंग, कोई फाइनलाइज कर देते कोई भी ऑर्डर, तो ये यहाँ पे जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है ऑर्डर, लेट्स से यहाँ पे ये ऑर्डर फाइनलाइज हो गया, फिर इसको पेश किया जाता है पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट के सामने पेश किया मतलब किसके सामने पेश किया, लोकसभा, राइट, या फिर जो रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेवल के अगर ऊपर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में करेंगे, सही बात है। तो अब ये जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, ये यहाँ पे इसे मॉडिफाई नहीं कर सकती इस ऑर्डर को। तो देयर रोल इज सिंपली टू एक्नॉलेज द न्यू डिलिमिटेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर स्टेटमेंट पूछे कि अगर यहाँ पे हमारा डिलिमिटेशन कमीशन कोई ऑर्डर को पेश करता है लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो सिंपली लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव का रोल सिंपल ये होता है कि वो एक्नॉलेज करते हैं नए डिलिमिटेशन को यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है।
ठीक है, इसलिए हमारा डिलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है। वैसे इनकी इंडिपेंडेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं वैसे आपको जब हमने सीरीज़ पढ़ी थी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, उसमें मैंने आपको समझाया था, तो ये प्लीज़ आप भूलना नहीं। ठीक है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स अभी। ठीक है, विच ऑफ द अबाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। अब समझ में आ गया होगा आपको, हमने एक पूरा पेपर बनाया है। इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। अब देखो क्वेश्चन का नेचर कैसा है समझो, टोन को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। इन्फ्लुएंस कर रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मैंने आपको बताया था जब ऐसे ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं तो डी लगाना है, लेकिन पहले देखना है कि कोई ऑब्वियस कोई है क्या चीज़ जो मतलब गलत है, 100% गलत है, राइट। अब ये तो वैसे एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो वी विल फोकस ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर हियर। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो एंड यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कहता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, हम इसको होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 2, एयर प्रेशर एंड विंड्स, क्या ये इन्फ्लुएंस कर सकती है ओशन करंट्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3, द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। ठीक है, होल्ड करके रखते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, होल्ड करके रखते हैं। अब सोचो आप, अब पेपर के टाइम पे क्या करना है, एक स्टेटमेंट को उठाना है और फिर देखना है क्या ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है ओशन करंट्स को। रोटेशन ऑफ द अर्थ, हाँ भाई बिल्कुल करती है। अब देखो यहाँ पे मैं एक एक समझाती हुई है, वैसे इसका आंसर जो है वो है ये वाला सही है, ये यहाँ पे नहीं है, रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3 कहाँ पे है, यहाँ बी, आपका आंसर है बी। ठीक है, मैं अब आपको समझा देती हूँ। देखो जब अर्थ का, ये हमारी अर्थ है, अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, इट इज़ ऑल्सो नोन। अब अर्थ जब रोटेट करती है तो क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ। अर्थ रोटेट करती है तो हम कौन सा फोर्स करते हैं, कौन सा फोर्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे, कोरियोलिस इफेक्ट। याद है आपको, कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर बाय द वे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना कोरियोलिस इफेक्ट क्रिएट होता है। अब ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है क्या, जो ओशन करंट की डायरेक्शंस होती है ना, उसे यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करता है, समझ रहे हो। सो इट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। एंड जो करंट्स होते हैं फिर वो डिफ्लेक्ट होते हैं टू द राइट। और जब हम सदर्न, देखो यहाँ पे अर्थ है, ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया मेरा, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेशन करने की वजह से क्या हो रहा है, कोरियोलिस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। कोरियोलिस इफेक्ट अगर क्रिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट ओशन करंट के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे डिफ्लेक्ट होती है टू द राइट। और जब मैं यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये लेफ्ट में होती है। तो याद रखना, यहाँ इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछ सकते हैं। तो याद रखना कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट साइड है। ये वाला भी पूछ सकते हैं। आई थिंक ये जो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है साइक्लोन के रिलेटेड पूछा था, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ये समझ में आया क्या। ठीक है, और जो विंड ड्रिवन करेंट्स होते हैं ना, विच आर कॉज बाय द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द ओशन, ये वन ऑफ द प्राइमरी टाइप है ऑफ द ओशन करंट्स। अगर यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं एयर प्रेशर में, एयर प्रेशर तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ पे विंड का तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एयर प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं, ये भी यहाँ पे ओशन करंट्स को अफेक्ट करते हैं। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, डेंसिटी का कैसे मैटर आया, डेंसिटी कैसे हो सकता है। सो डेंसिटी ड्रिवन जो करंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं थर्मोहेलाइन। आपने यहाँ पे इसे पढ़ा भी होगा, थर्मोहेलाइन कहते हैं इसे। थर्मोहेलाइन करंट्स यहाँ पे दे आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। तो यहाँ पे ओशन वाटर था, यहाँ पे ओशन वाटर था, डिफरेंसेस थे दोनों भी पानी में, और फिर यहाँ पे इसे कहते हैं थर्मोहेलाइन करंट्स विच आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। अब जो डेंसिटी है ऑफ ओशन वाटर, ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस टेम्परेचर और सैलिनिटी से भी होती है। तो अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे क्या ये टेम्परेचर और सैलिनिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, हाँ बिल्कुल होता है। और जब मैं रिवॉल्यूशन की बात करती हूँ, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ्स, यहाँ पे ये क्या किसे रेफर करता है, कि जो अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन उसे रेफर करता है। जब मैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, अर्थ किसी को रिवॉल्व कर रहा है, किसको रिवॉल्व कर रहा है, सन को रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड, ऑर्बिट के अराउंड, राइट। सो विच कॉजेज द सीजनल विच कॉजेज द चेंज ऑफ द सीजन्स, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि रिवॉल्यूशन से क्या होता है, हमारे सीजन चेंज होते हैं। ये हमने पढ़ा है, ये इसका प्राइमरी रीजन है। ओके, ये समझ में आया।
तो देयरफॉर इट डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। इसलिए फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स आर द रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर, विंड एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये वाले। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम क्या है। तो ये देखो यहाँ पे, Which of the following is are among the noticeable features of a recommendations of a 13th फाइनेंस कमीशन। अब ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है वो छोड़ो, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो लेटेस्ट हमारा है वो भी आपको अच्छे से करना है। फाइनेंस कमीशन इज इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं और फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। डिजाइन, पहला तो ये है डिजाइन फॉर द जीएसटी एंड कंपेंसेशन, अब यहाँ पे आपका नॉलेज लगेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जॉब क्रिएशन प्लान, स्टेटमेंट 3 डिवॉल्यूशन ऑफ द टैक्सेस टू द लोकल बॉडीज। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका सी 1 and 3। जॉब क्रिएशन प्लान इनका काम नहीं है, प्लान नहीं करती है ये, नो। फाइनेंस कमीशन क्या करती है ये बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे सी इसका आंसर है 1 and 3। ठीक है, फिर से देख लो। 1 क्या है? डिजाइन फॉर जीएसटी और एंड कंपेंसेशन, कंपेंसेशन की बात चल रही है। डिवॉल्यूशन कर रहे हैं, डिवॉल्यूशन तो भाई कीवर्ड है, फाइनेंस कमीशन जैसे ही आता है, डिवॉल्यूशन तो कीवर्ड है उसमें। ऑफ द टैक्सेस टू द लोकल बॉडीज, यस एब्सोल्युटली। जॉब क्रिएशन प्लान वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप पहले ही जो जॉब क्रिएशन का पॉइंट है उसको कट कर दोगे। अब देखो 13 फाइनेंस कमीशन की बात वैसे चल रही थी, और ज़रूरी नहीं है कि आपको 13 फाइनेंस कमीशन के बारे में एग्जैक्टली पता हो। अगर फाइनेंस कमीशन क्या करता है इतना भी आपको पता है, फिर भी यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। सबसे पहले जो 13 फाइनेंस कमीशन है ये बनाया गया था, वॉज अ टास्क विद, यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दे रहे थे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, टैक्स रेवेन्यू का। किसके बीच करेंगे ये? यूनियन और स्टेट के बीच करेंगे, सीधी सी बात है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, फॉर द 5 years, 2010 से लेके 2015 तक ये यहाँ पे बात कर रहे थे। अब 2012 की बात है, तो जो करंट फाइनेंस कमीशन था उस टाइम पे, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था। तो अब अगर हमारा आप पेपर 2026 में दे रहे हैं तो जो करंट फाइनेंस कमीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सीधी सी बात है। थीम समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी? इसकी बात कर रही थी मैं आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें गुड्स एंड सर्विसेज का, तब बात चल रही थी। जीएसटी बाद में फ्यूचर में हुआ भी, आया भी हमारी कंट्री में, पर पहले बात हुई होगी तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही हुआ था। जीएसटी के बारे में बातें हुई थी, सजेशंस हुए थे कि भाई हमको कंपेंसेशन कैसे देना चाहिए अगर जीएसटी एक बार लग जाए तो, पैक्स मतलब स्टेट्स यहाँ पे नाराज़ ना हो जाए तो प्रॉपर हमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा स्टेट्स को। ठीक है, ऑफसेट पोटेंशियल, अगर रेवेन्यू लॉसेस हो रहा है उनका तो वो देखना पड़ेगा हमको, ट्रांजिशन करना है जीएसटी में तो और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ें। फाइनेंस कमीशन हाउएवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब क्रिएशन। इनका जो मैंडेट है, इट इज़ टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन। ये हमेशा याद रखना, फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस इंग्लिश कीवर्ड, मतलब पैसों के बारे में कुछ चल रहा है भाई, फाइनेंसेस किस किस के बीच, हमारे सेंटर और स्टेट के बीच, इसलिए तो फाइनेंस कमीशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट मैंडेट्स इज टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स। और वन ऑफ द की फंक्शंस की अगर बात करूँ फाइनेंस कमीशन की, तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रिंसिपल गवर्निंग इन एड, ग्रांट्स इन एड्स, मदद। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिससे कि हम ये डिसाइड करें कि ग्रांट इन एड्स क्या होनी चाहिए जो हम स्टेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो सारे पैसे आते हैं ना, ये सारे पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, ये भूलना नहीं इसको। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी से, तो याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से आते हैं। 13 फाइनेंस कमीशन यहाँ पे इन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दिया था कि हमको डिवॉल्यूशन करना है यहाँ पे ऑफ अ स्पेसिफिक शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। ऑफकोर्स सेंट्रल टैक्सेस होगी लोकल बॉडीज़ को वगैरह, डिवॉल्यूशन ऐसे होता है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर्स राइट्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, अब कंज्यूमर्स कैन मेक सैम्पल फॉर फूड टेस्टिंग, ओके फाइन, आई डोंट नो एग्जैक्टली याद सही है नहीं है, मैं होल्ड करके रखती हूँ। देन नो फी फॉर फिलिंग कंप्लेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, टोन समझ में आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो
होल्ड करके रखते हैं। लीगल हायर कैन फाइल कंप्लेंट्स। अब देखो नेचर को समझो, स्टेटमेंट कैसे है स्टेटमेंट्स छोटे छोटे हैं, कोई बड़ा चढ़ा के एग्जैक्टली स्टेटमेंट को गलत करने की कोशिश यहाँ पे नहीं की गई है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात अगर करूँ, कंज्यूमर कैन, ठीक है, कैन क्या दिखाता है, कैन देख के हम सही नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, कैन देख के सही नहीं कर रहे हैं। कैन रिप्रेजेंट क्या करता है, कैन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बात हो, हमको टोन भी समझना पड़ेगा। कैन तो पहले बात कीवर्ड हमने पकड़ा, कीवर्ड क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब हम समझेंगे टोन को कि क्या ये अच्छी बात है। कंज्यूमर कैन आस्क, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं यहाँ पे फूड टेस्टिंग के सैंपल को पूछ रही हूँ, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे किडनी थोड़ी मांग रही हूँ उन लोगों से, या फिर मैं यहाँ पे कोई बड़ा थोड़ी गुनाह कर रही हूँ, सैंपल मांग रही हूँ फूड टेस्टिंग के लिए, इसमें क्या गलत बात है भाई। हाँ होता होगा, सही होगा, मैंने थोड़ी पढ़ा है भाई, कोई नहीं पढ़ता है, पर आपको आंसर तो देना पड़ेगा, तो हाँ सही है, मैंने कोई पाप तो किया नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट बस सही है। स्टेटमेंट 2 देखो, नो फी फॉर फिलिंग कंप्लेंट। देखो भाई आप यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी भरते हो ना, तो भी आपको थोड़ी फ़ी देनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत तो फ़ी लगती ही है। नो फीस ऐसा नहीं होता, हो सकता है कम हो फी, ठीक है, लेकिन कोई फ़ी ही नहीं है ऐसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत फीस होती है। तो स्टेटमेंट 2 तो सही नहीं हो सकता, तो कम से कम मैं स्टेटमेंट 2 को गलत यहाँ पे कट कर सकती हूँ, तो मैं 50-50 पे आ गई, और इसी वजह से मेरा स्टेटमेंट 1 सही था, ये भी यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 देखो, लीगल हायर कैन फाइल द कंप्लेंट। हाँ भाई, कंज्यूमर के राइट्स की बात चल रही है, अगर ये बात नहीं होगी तो फिर क्या होगा, लीगल हायर तो बिल्कुल मतलब फाइल तो कंप्लीट होनी चाहिए, कैन बिल्कुल होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरह से आपका लो हैंगिंग फ्रूट आपको मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के पेपर में आएंगे, आपको यहाँ पे ध्यान से उन क्वेश्चंस को ढूंढना है, समझ में आया। तो स्टेटमेंट 1 और 3, कंज्यूमर्स कैन टेस्ट सैंपल्स एंड लीगल हायर्स कैन file the complaints. A nominal fee is however required. So consumer course is equal to low cost and it is not free. समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अब ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ राज्यसभा। देखो भाई पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे कैसे बात हुई, राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे आप, होता है रिप्रेजेंटेशन, गलत करो इसको। देखो सीईसी मतलब क्या, द चीफ इलेक्शन कमीशन टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट, नहीं, गलत है ये। दिस स्टेटमेंट 3, पार्लियामेंट कंसिस्ट ओनली ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, नहीं, गलत है ये। देखो यहाँ पे मैंने कहा है पॉलिटी में आपका नॉलेज लगेगा। अब हमेशा याद रखना, यूनियन टेरिटरीज जैसे कि हमारी दिल्ली, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली या फिर पुदुचेरी पकड़ लो, पुदुचेरी एक्सेट्रा आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, तो एग्जाम्पल एकदम क्लिक होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। इलेक्शन डिस्प्यूट जो होते हैं ये यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा, समझ में आया। सो इट इज विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट, नो एब्सोल्युटली नॉट। हाँ आपको लग सकता है कि मैं भी होता होगा, इलेक्शन डिस्प्यूट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन इसमें वर्ड है तो होगा, इसलिए बोलती हूँ यू नीड अ पॉलिटी नॉलेज। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे टू परव्यू और टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट 3 हमने अभी देखा, उसमें क्या है, देखो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो भी यहाँ पे पार्ट है पार्लियामेंट का। ये आपकी लक्ष्मीकांत की, जब आप प्रेसिडेंट का चैप्टर, सॉरी पार्लियामेंट का चैप्टर, पार्लियामेंट का चैप्टर नहीं है वो, प्रेसिडेंट का ही चैप्टर है, हाँ, लक्ष्मीकांत का प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो पहले और या फिर दूसरे पैराग्राफ में ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं, ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एज क्यू वाई, बिकॉज ही और शी हैज़ टू साइन बिल्स फॉर देम टू बिकम द एक्ट्स, एंड दिस इज़ वाई यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी है पार्लियामेंट का पार्ट। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, और ये बहुत बार देखा भी गया है, अभी करंटली भी, कि यूपीएससी यहाँ पे ना जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ना नन, नीदर 1 और 2, ये नन बड़ा ही आंसर होता है कॉमन। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप इसको करोगे, बता रही हूँ बस, ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन इंडिया
द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था, यू रिक्वायर नॉलेज। अब यहाँ पे देखो क्या है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स। अब इसको यहाँ पे करना है, तो इसमें क्या क्या आता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉलेज भी, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सीमेंट तो आता होगा, 8 कोर इंडस्ट्रीज है। पहले तो कोर इंडस्ट्रीज की जो है उसका आपको ये याद करना है कि कौन सी कोर इंडस्ट्रीज है, और उनका आपको वेटेज भी याद करना है कि किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है और फिर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इसके ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो सीमेंट आता होगा, हाँ बिल्कुल आता होगा। फर्टिलाइजर्स, हाँ फर्टिलाइजर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लिस्ट में भी है। नेचुरल गैसेस भी है, और यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी है। पर अब उस टाइम पे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो हाँ, आप बिल्कुल यहाँ पे टेक्सटाइल को गलत मार्क कर सकते हो। आंसर है 1, 2, 3 एंड 4, सी आपका यहाँ पे आंसर है। अब सुनो, यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसको हम ICI भी कहते हैं। क्या है ये? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये यहाँ पे रेफर करता है प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स को। यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स। ये यहाँ मेजर करता है कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, इनका यहाँ पे कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस का इंडेक्स होता है। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया में, यहाँ क्या क्या आता है? आपका सीमेंट आ जाता है, ठीक है, तो सीमेंट आ गया, फर्टिलाइजर्स आ गया, नेचुरल गैसेस तो है, रिफाइनरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारे, फिर हमारा कोल भी है, कोल के साथ साथ क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, और स्टील भी है। समझ में आया? अभी के लिए याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो क्या क्या है। सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर्स है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। टेक्सटाइल इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। पढ़ो अभी। What is the provision to safeguard the autonomy of Supreme Court of India? पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नॉलेज इज द किंग, रिमेंबर दिस, नॉलेज इज द किंग। हाउएवर थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के और स्मार्ट गेस करके स्मार्ट यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हो। 10 जजेस रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। अब देखो यहाँ पे मैंने ओनली देख के गलत नहीं किया है। ओनली ने, इस कीवर्ड ने क्या किया, यहाँ पे स्टेटमेंट को गलत बनाया है। किस तरह से? क्योंकि सिर्फ जजेस जो रिमूव होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिमूव नहीं होते हैं। अब ये आप याद रखना, ये मैं आपको जनरल ऑब्जर्वेशन देती हूँ, लिख लो कभी भी कहीं पे भी। देखो हमारी, अगर आप जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हो, आपको पता है एक, अगर मैं 3 ऑर्गन देखूँ हमारे यहाँ पे, कौन से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, आप यहाँ पे हमेशा देखते हो इनमें भी, अब लोकसभा ले लो, राज्यसभा ले लो, स्पीकर ले लो, कोई भी ले लो, ये सब जो होते हैं ये ऐसी कोई भी पोस्टिंग नहीं है जो अपने मन से, अपने आप से यहाँ पे अपनी मन मर्जी से काम करे, ठीक है। यहाँ पे किसी ना किसी का कंसल्टेशन तो लेते ही है हम मोस्टली। आपने ये देखा होगा, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? आप हमेशा किसी ना किसी का कंसल्टेशन लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कोई एक है, लेट से यहाँ पे लेट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और वो अपनी मन मर्जी से खुद से ही, अकेले से ही कुछ डिसीजन ले रहे हैं और उनकी ही यहाँ पे मोनोपोली है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है, जनरली कंसल्टेशन लिया जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप ले लेना। अब अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कोई भी पोस्ट दे दे और बोले कि हाँ यही सिर्फ करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ओनली देख के हमने गलत नहीं किया है, हमने नेचर समझा कि कैसा है, हम एक दूसरे के, मतलब इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे कीवर्ड आ जाता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस प्लस यहाँ पे किसी एक की मोनोपोली नहीं होती है, मन मर्जी से, विम्स एंड फैंसी से चीज़ें नहीं होती है किसी एक पोस्टिंग के थ्रू, ठीक है। ऑलराइट, अब हाँ वैसे प्रेसिडेंट और उसमें आप थोड़ी बहुत ये देखोगे, लेकिन हम तो प्रेसिडेंट का या फिर गवर्नर का वो तो पढ़ते हैं, सो वी नो अ लिटिल बिट अबाउट इट, ठीक है। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। सैलरी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ भाई एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। इसी से ही तो हम इंश्योर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे सेफगार्ड रह सके, वो इंडिपेंडेंट रह सके। मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जब हमने सीरीज़ देखी थी, तब मैंने आपको बताया भी था कि ये चीज़ इसलिए की जाती है कि अगर यहाँ पे कोई जज है तो ये ऐसे टेंशन में ना रहे कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँगा तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट तो मुझे मेरी सैलरी ही कट कर देंगी। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
और यहाँ पे वोटिंग भी नहीं होती है इसके ऊपर, कंसोलिडेटेड फंड यहाँ पे डायरेक्टली चार्ज होता है। फिर स्टाफ अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं ये नहीं होता है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 4 यहाँ पे गलत हो गया, आपका स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट ओवर हियर। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ठीक है। ये ऑप्शंस देखो आप, ये हमेशा नहीं होता है लेकिन 90% टाइम ये सही होता है, और मैं इसका आप लॉजिक भी बताऊंगी। ध्यान से सुनो, मैं पेन का कलर भी वैसे चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 एंड 3 है, यहाँ पे 3 एंड 4 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे 2 देख रहे हो आप, 2 सिर्फ एक बार आया है पूरे ऑप्शन में, 2 कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ एक बार आया है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपके बुक में लिख लो कि जब इस तरह के ऑप्शन आते हैं और कोई एक ऑप्शन सिर्फ एक बार मेंशन किया होता है तो वो 100% इनकरेक्ट होता है। अब ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। एग्जामिनर का मतलब माइंडसेट समझो। जब एज ए एग्जामिनर अगर मैं यहाँ पे पेपर सेट कर रही हूँ, तो जब पेपर सेट करती हूँ तब ये चीज़ हो जाती है कि मैं जो सही नहीं है क्वेश्चन उसको ज़्यादा बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, एक बार रिपीट करके छोड़ दूंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है इस ऑप्शन की। और ये हम फ्यूचर में भी देखेंगे, तो लिख लेना, मुझे याद भी दिलवा देना कमेंट सेक्शन में अगर ये बात नहीं आई तो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी ऑब्वियस ऑप्शन, वो अलग बात है, लेकिन जब इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे सेट होते हैं लाइक 1 एंड 3 लाइक ऐसे कुछ, ठीक है, 3 की पेयर है, 2 की पेयर है, ऐसा कुछ, और फिर एक ही ऑप्शन एक बार दिया है, देन इट इज़ इनकरेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया क्या? इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है क्यों ऐसे होता है, तो फाइन, ऑल राइट, क्योंकि इसकी लो प्रोबेबिलिटी है। तो कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे ऑटोनॉमी को इंश्योर करता है। जो रिमूवल की बात है इज बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टाफ इज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि ये जो स्टाफ अपॉइंटमेंट्स है ये कौन कर रहा है, इट इज मेड बाय हुम। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है आफ्टर कंसल्ट, हाँ ये पेपर टाइम पे आपको लग सकता है कि हाँ ये सही होगा, स्टाफ अपॉइंटमेंट में भी गवर्नमेंट कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन तो ले रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, नहीं ये गलत है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आते हैं प्लस यहाँ पे स्टाफ होता है, और ये जो स्टाफ है ना, ये स्टाफ हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो यहाँ पे डिसाइड करती है, और ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे स्टाफ डिसाइड करते हैं, जो बाकी का मतलब स्टाफ अपॉइंटमेंट्स है उनको डिसाइड करती है, ठीक है, ऑल राइट। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू अपॉइंटमेंट एंड सैलरी सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज का आपको बताया है, आपका 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी है उसको रटना है और कुछ नहीं, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। मैंने हमेशा देखा है, ये ट्रेंड है, ऑब्जर्वेशन है, कहीं पे लिख लो पेपर में क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं, कुछ दे देंगे, ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी में दिया हुआ है, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, बस ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट यहाँ पे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज, हाँ बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है भाई हमारी। प्रोटेक्टिंग द वीकर सेक्शन, नहीं कहीं पे भी नहीं लिखा, हम क्यों करेंगे भाई प्रोटेक्ट, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये स्टेट की ड्यूटी है। ऑलराइट, डीपीएसपी भूलना नहीं, प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन, नो नो। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हाँ भाई बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर हमको डेवलप करना है। स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, हाँ बिल्कुल हमको करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट नंबर ये वही 1 सही होगा, 3 सही होगा और 4 सही होगा। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, हाँ सी ऑप्शन आ जाता है। सो ड्यूटीज इंक्लूड द हेरिटेज, साइंटिफिक टेम्पर एंड एक्सेलेंस। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन इज नॉट लिस्टेड ओवर हियर। सो फंडामेंटल ड्यूटीज इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 51A इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ऑलराइट, ये समझ में आया आपको। ये जो पॉइंट में हमने देखा ना, ये वाला आ गया, हाँ ये प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, ये मैंने आपको बताया। डीपीएसपी कौन सा डीपीएसपी है, जल्दी से बताओ कौन सा हो सकता है। यहाँ पे आपने पढ़ा है आर्टिकल 36 to 51 हमारे डीपीएसपी आते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली आर्टिकल 46 होता है जो यहाँ पे मैंडेट करता है कि हमको प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दैट ऑफ द SCs, STs और अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। आपको याद होगा ये। सो की प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन इज गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ऐसे आपको फंसा देगा ये, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन पढ़िए अब मेरे साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 1 need not be the member but must become one within the 6 months। yes it's absolutely correct। इसके ऊपर तो यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट में आया है, रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट हो सकता है, याद रखना इसको, ये बिल्कुल सही है। देन मस्ट बिकम
लोकसभा मेंबर विद इन 3 मंथ्स, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हाँ। मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, हाँ। तो चारों में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। ऑलराइट, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैन बी नॉन मेंबर इनिशियली बट देन लैटर मस्ट बिकम द MP विद इन द 6 मंथ्स, और ये यहाँ पे मिनिस्टर के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं अभी। व्हेन यू ट्रैवल टू हिमालयाज यू विल सी व्हाट, ठीक है, विच इंडिकेट द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स बोले हैं तो इसके फीचर्स क्या होंगे? अब देखो, आपको टोन समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? थोड़ा ब्रॉड टोन है, और जब भी ब्रॉड टोन के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे तो आपको क्या करना होता है? ऑप्शंस को देखना होता है कि क्या ये ब्रॉड दिए हुए हैं, और अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी ऑब्वियस कि हाँ भाई ये गलत ही है, आपका आंसर डी ही होता है। डी मतलब कि सारे के सारे सही होते हैं, ठीक है। डी मत, ये मेरी गलती होगी, डी मत बोलना। जो जिस ऑप्शन में पूरा सही दिया है, सारे ऑप्शन दिए हैं, वो है। यूपीएससी वो बहुत चालाक हो गया है, अभी मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर में। ये हमारी पता नहीं मसल मेमोरी बन जाती है, डी फिर हम डी ही यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि सारे के सारे सही होते हैं तो गलत हो जाता है। नहीं, जहाँ पे भी चारों भी ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्या बोला है, आप ट्रैवल कर रहे हो हिमालयाज, आपने यंग फोल्ड माउंटेन्स देखे, तो आप क्या क्या देख रहे हो उसके अराउंड? तो डीप गॉर्जेस होंगे, हाँ हाँ भाई बिल्कुल होंगे। यू टर्न रिवर कोर्सेस होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। पैरेलल रेंजेस होंगी, हाँ पैरेलल रेंजेस होंगी। स्टीप ग्रेडियंट्स होगा माउंटेन का, हाँ बिल्कुल होगा। तो आपके चारों के चारों भी यहाँ पे ऑप्शंस सही हो जाते हैं। चारों की चारों भी चीज़ें यहाँ पे है, राइट। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द यंग माउंटेन्स। So all features shows the active tectonic and erosion of the young fold mountains. Himalayas जियोलॉजिकली यंग है। अरावलीज आपको पता है, अरावलीज आर द ओल्डेस्ट वन, राइट। इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं भूल गई। काली गंडकी, ठीक है, ये लिख लोगे यहीं पे। काली गंडकी है ये जो गॉर्ज, ये गॉर्ज है बाय द वे, ये हिमालयाज में वन ऑफ द डीपेस्ट है इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द डीपेस्ट है, डीपेस्ट है बोल रही हूँ, सिर्फ यही है डीपेस्ट नहीं, वन ऑफ द डीपेस्ट है काली गंडकी। तो अगर किसी स्टेटमेंट में पूछ ले, पता नहीं यूपीसी का कोई भरोसा नहीं है, तो पूछ ले तो याद रख लेना, ठीक है। 15 पढ़ लो। द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट। 2012 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में रहा होगा इसलिए पूछ लिया। तो हमें क्या समझ में आता है, ऐसा अगर कुछ दिख रहा है अभी तो क्वेश्चन यूपीसी पूछ सकता है, एकदम डीप में जाके नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से बस पूछता है, ठीक है। पहला क्या है, बिग बैंक्स ओपन ऑफिसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। कंपोजिशन अमंग द बैंक्स, नो। बैंक्स एडॉप्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर डेवलपमेंट, हाँ ये सही है, सी। एंड बैंक्स मोबिलाइज डिपॉजिट्स, नो दिस इज नॉट राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे लीड बैंक का काम क्या है, ये स्कीम थी, ये इंट्रोड्यूस की गई थी हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ईयर है 1969, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि हमको एडिक्वेट बैंकिंग और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती है पर्टिकुलरली रूरल एरिया में, उसे इंश्योर करना है। तो अब इस स्कीम के अंडर इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल बैंक्स होती है उनको यहाँ असाइन कर दिया पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और ये बोला कि आपको यहाँ पे बैंक की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है और जो क्रेडिट की ग्रोथ है उसको भी बढ़ाना है। और फिर इनका बेसिक एम यही बना लीड बैंक स्कीम का कि हम इंडिविजुअल बैंक को अडॉप्ट इस तरह से बनाएंगे कि वो एडॉप्ट करेंगे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को इंटेंसिव डेवलपमेंट के लिए। इतना समझ में आया है? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपका नॉलेज लगेगा यहाँ पे। सो ईच बैंक इज असाइंड अ डिस्ट्रिक्ट फॉर द फोकस बैंकिंग एंड डेवलपमेंट। नंबर 16 देख लेते हैं अभी क्या बोला है यहाँ पे। लॉर्ड बुद्धा, देखो बुद्धिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म जैनिज्म हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े डीप पूछते हैं, लेकिन ये एक बात है याद रखना, जैनिज्म और बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं ना, तब यहाँ पे थोड़े से डीप क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑलराइट, हर एक इसके मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है क्या है ये। लेकिन जब जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात आएगी, फ्यूचर में भी देख लेना, डीप क्वेश्चंस आते हैं अल्टरनेट डेज, मतलब अल्टरनेट ईयर। कभी जैनिज्म पूछ लेंगे, कभी बुद्धिज्म पूछ लेंगे, कभी कभी तो दोनों भी पूछ लेंगे एक ही पेपर में, ठीक है। लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स शोन विथ द हैंड जेस्चर भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिम्बोलाइजेस। अब यहाँ पे तो नॉलेज लगेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे होता है बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा,
ठीक है, फाइन। बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्यूरिटी एंड चेस्टिटी, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ द लाइफ्स ट्रांजिटरी नेचर एंड बोथ ए एंड बी। अब देखो एग्जाम कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मे बी बोथ ए एंड बी हो, या फिर मे बी पता नहीं कौन सा हो। तो यहाँ पे समझो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ए एंड बी, क्या ये आपको सिमिलर टाइप नहीं लगते? बुद्धास कॉलिंग फॉर द अर्थ, बुद्धास कॉलिंग फॉर द अर्थ, मतलब बुद्धा यहाँ पे ही इज कॉलिंग फॉर द अर्थ टू डू वॉच समथिंग, टू वॉच ओवर समथिंग। पहले तो है वॉच ओवर मारा, और विटनेस हिज प्योरिटी और चेस्टिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके यहाँ पे चीज़ें लिखी है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है दो ऑप्शंस यहाँ पे एक जैसे है थोड़े बहुत। ये एग्जामिनर क्यों करता है समझो, इसमें से एक यहाँ पे आंसर होगा इसका मतलब। और ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको दूंगी, आप ये लिख लो कहीं पे भी कि अगर लेट से ए बी सी डी है और इसमें से कोई दो ऑप्शन है जो सिमिलर टोन पे है, ठीक है, तो इसमें से कोई एक आंसर होता है तो कम से कम आप डायरेक्टली 50-50 तक पहुँच सकते हो। then it is up to your educational guess and practice and your aptitude and your brain pattern everything। आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो भी सही आंसर है उसके ऊपर राइट टिक करोगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे स्टेटमेंट्स इसलिए बनाता है क्योंकि उनको वो ये सोचते हैं कि मैं ये करके स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर दूंगा। समझ रहे हैं? तो ये एग्जामिनर का माइंडसेट होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही जैसे बना रहा है, मतलब दोनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहते हैं कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। अब ये हर बार नहीं होता है, टोन को देखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है और ये हम फ्यूचर के क्वेश्चंस में भी देखेंगे। फाइन, तो इसका आंसर वैसे है बी, बुद्धास कॉलिंग टू ऑफ द अर्थ टू विटनेस द प्यूरिटी एंड चेस्टिटी। तो यहाँ पे हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए, सो इट्स ओके, बुरा नहीं मानना, मतलब इट्स ओके फाइन। आप यहाँ पे नॉलेज की यहाँ पे ज़रूरत है वैसे, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। लॉर्ड बुद्धा जो है उनकी ये भूमि स्पर्श मुद्रा, इट इज़ फेमस। यहाँ पे ये सिम्बलाइज करते हैं कि बुद्धा इज कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्यूरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट ऑफ द टेम्पटेशन ऑफ मारा। सो टेम्पटेशन ऑफ मारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पर्श मुद्रा जो है ये यहाँ पे पाइवोटल है, ये बहुत पावरफुल इमेज है। इसमें बुद्धा की जर्नी दिखाई है ऑफ द एनलाइटनमेंट। यहाँ पे उन्होंने कैसे टेम्पटेशन को यहाँ हराया है, वो कैसे अर्थ के साथ कनेक्ट हुए हैं, उनका स्टेटस एज अ अवेकन्ड बीइंग, ठीक है, ये दिखाया गया है। तो जो अपना जो नितिन सिंघानिया है उस बुक में यहाँ पे आपको थोड़ा, अगर आपने बुक पढ़ी है तो यहाँ पे मुद्राएं दी है, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा स्कैन कर लेना इसके थ्रू, बस थोड़ा थोड़ा देख लेना कि ये मुद्रा है, इसका क्या काम है, जिससे कि इस तरह से कम आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सको चीज़ों को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड। हाँ ठीक है, ये तो सही बात है। व्हाट वॉज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन? ठीक है, अब देखो, यूनाइटेड बंगाल रिफॉर्म ग्रुप्स नहीं, INC डिड नॉट इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स, हाँ ये सही है। राजनीतिक यूनाइटेड रिफॉर्म ग्रुप्स नहीं, नन तो आंसर नहीं है। तो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया है, हिस्ट्री रिक्वायर्स नॉलेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉलेज देख लेते हैं क्या हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशन, और फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे सेपरेट बॉडी बनाएंगे फॉर दिस पर्पस। हम जब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये यहाँ पे किसने फॉर्म की है? MG रानडे ने फॉर्म की है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किसने फाउंड की है, तो MG रानडे ने की है। और यहाँ पे और एक नाम है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने वैसे, इनका नाम है रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव, इन्होंने किया है। इट वॉज वर्चुअली द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये यहाँ पे एनुअली मिलती थी एज अ सब्सिडियरी कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सेम वेन्यू था इनका भी, सेम फोकस था, पर पर्टिकुलर जो फोकस है यहाँ पे सोशल रिफॉर्म के ऊपर था। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एडवोकेट की गई थी यहाँ पे इंटर स्टेट मैरिजेस के बारे में, और यहाँ कुलीनिज्म का जो कंसेप्ट वहाँ पे होता था, ठीक है, कुलीनिज्म को यहाँ पे अपोज किया गया था और पॉलीगमी को भी यहाँ पे अपोज किया गया था। तो अगर फ्यूचर में UPSC स्टेटमेंट पूछे कि यहाँ पे लेट्स से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक
सब्सिडरी कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन सा था? तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और क्या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस और कुलिनिज्म या फिर पॉलीगमी को एडवोकेट किया था, या फिर कुलिनिज्म या फिर इंटरकास्ट मैरिजेस को अपोज किया था? तो हाँ, बिल्कुल अपोज किया था और इंटरकास्ट मैरिजेस को एडवोकेट किया था। फाइन। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। अ पर्सन वॉन्ट्स टू गो ईस्ट। फाइन, यहाँ पे ये बना देती हूँ मैं नॉर्थ, ये पेपर में भी बना देना, ठीक है? सी सेट के भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते हो, अगर डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो इट्स वेरी इजी इफ़ यू मेक द डायग्राम, ओके? इट हेल्प्स योर विजुअलाइजेशन, गलती कम होती है। नॉर्थ साउथ कर लो, ये वेस्ट ईस्ट कर लो, ठीक है? क्या बोला है? अ पर्सन वॉन्ट्स टू गो ईस्ट एंड लोकेट द पोल स्टार विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, ठीक है? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर है पोल स्टार टू द नॉर्थ। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अब यूपीएससी पूछता नहीं है, ठीक है? बट वी विल सी इट, ठीक है? पता नहीं यूपीएससी का क्या है, कोई भरोसा नहीं है, मैं भी पूछ ले, ठीक है? हम देख लेते, समझते हैं। देखो जो पोल स्टार है ना, पोल स्टार को वैसे हम यहाँ पे, ये पोल स्टार का कंसेप्ट है, वैसे पोल स्टार को हम यहाँ पे बोलते हैं पोलारिस। पोलारिस भी इसको कहा जाता है। ये हमेशा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है? नॉर्थ। ये वाला डायरेक्शन दिख रहा है, तो ये पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिखाएगा, जहाँ कहीं भी आप खड़े हो। तो अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, एंड इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द डायरेक्शन इन द डेजर्ट एंड वांट्स टू गो टू ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट के थ्रू ईस्ट की तरफ जाना चाह रहा है, यहाँ पे ईस्ट है हमारा, राइट? देन ही शुड कीप द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट साइड। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मैं यहाँ पे, ये देखो मैंने डायरेक्शन निकाली, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये डेजर्ट है, इमेजिन करो अपने आप को, मैं डेजर्ट में हूँ। अब विजुअलाइज करो, अगर मैं यहाँ पे ईस्ट में जाना चाहती हूँ और अगर जो पोल है, पोलैरिस है, पोल स्टार, ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है और मुझे ईस्ट में जाना है, तो फिर पोल स्टार आपके कौन से साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा, ये आपकी राइट साइड होगी, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी ना, क्योंकि आप ईस्ट के थ्रू, ईस्ट की तरफ अपना फेस रख रहे हो। इतना समझ में आया? सो दिस इज बिकॉज व्हेन वी फेस टूवर्ड्स द ईस्ट, द नॉर्थ इज ऑन आवर लेफ्ट साइड, और इसीलिए जो पर्सन होगा, पर्सन शुड वॉक इन द डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट साइड। तो आपका आंसर जो है वो सी आ जाता है। ये समझ में आया क्या आपको? इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है, अगर पूछे तो बिल्कुल डरना नहीं है, शांति से जो आप कर सकते हो, जो आप चीज़ें आपके कंट्रोल में है, वो चीज़ें करके आंसर तक पहुंचना है। समझ में आया आपको? ठीक है, 19 देख लेते हैं अब। गवर्नमेंट एनकरेजेस कल्टिवेशन ऑफ अ सी बकथॉर्न। अब देखो क्वेश्चन के टोन को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, कान खड़े कर लो, एनकरेज कर रही है कोई चीज़ करने के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट होगी। अगर कल्टीवेशन करना है किसी एक चीज़ का, मुझे नहीं पता सी बकथॉर्न क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी सुना भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसे एनकरेज कर रही है, मतलब कुछ तो अच्छा होगा इसके बारे में। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमको ये देखना है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1। ये कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को, करता होगा। सी बकथॉर्न है, कल्टीवेशन करना है, मतलब कोई प्लांट होगा। अगर कोई प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट का तो आपको पता है, ट्रीज वगैरह क्या करते हैं, ये यहाँ पे सॉइल इरोजन करने से रोकते हैं, ये हमको भी पता है। अगर कोई यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज है, ये छोड़ो सी बकथॉर्न को, लेकिन अगर कोई प्लांट है, कोई बहुत सारी ट्रीज होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, अगर सरफेस रन ऑफ होता है, तो ये जो रूट्स होती है ट्रीज की, क्या ये मिट्टी को पकड़ के नहीं रखती? तो इससे सॉइल इरोजन कम होता है, ये तो आपको पता है, तो बेसिक नॉलेज है आपको। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही होगा, इतना मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से तो समझ में आता है, ठीक है? तो मैं स्टेटमेंट 1 को जल्दी से स्टेटमेंट 1 को करेक्ट कर दूंगी, तो मेरा एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लो, इट इज़ अ सोर्स ऑफ अ बायोडीजल, पता नहीं, ऑप्शन होल्ड करके रखते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ग्रोज इन द कोल्ड रीजन। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को छोटा कर दिया है, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट को पूरा बोल के देखूँ तो मतलब क्या हुआ, इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इट इज़ वेल अडेप्टेड इन द कोल्ड एरियाज ऑफ द हाई अल्टीट्यूड। ये पूरा स्टेटमेंट था, मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखा है, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। सो इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये जो भी कुछ है सी बकथॉर्न, इनका क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और ये वेल अडेप्टेड होता है टू द कोल्ड एरियाज ऑफ द हाई अल्टीट्यूड्स, ठीक है, हो सकता है। एंड देन इट हैज़ अ वैल्यूएबल टिम्बर। अब देखो क्या होता है, अब जब हम टिम्बर की बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ जनरली, ये प्राउड वाली बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर एज अ गवर्नमेंट
और मैं अब यूपीएससी जैसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं एज अ गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ को इसलिए प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसके पास टिम्बर है। अब टिम्बर का क्या काम होता है, वैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर का क्या काम है, इट हैज़ अ कमर्शियल वैल्यू, हो है कि नहीं है, कमर्शियल वैल्यू है इसकी। तो एज अ गवर्नमेंट क्या मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट को अब अच्छे से प्रमोट करूँगी जिसकी मतलब कमर्शियल वैल्यू हो, समझ रहे हो, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें प्राउड करने वाली बात है। कमर्शलाइजेशन टिम्बर जब हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फॉर द कमर्शियल वैल्यू, एनवायरनमेंट को हर्ट नहीं होता, एनवायरनमेंट को ये चीज़ हर्ट होती है, इतना तो आप समझते हो। तो स्टेटमेंट 4 तो आंसर नहीं होगा, इतना तो मुझे समझ में आता है। तो अब मैं इस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ कि जहाँ पे मैंने 4 को एलिमिनेट कर दिया है और जहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मतलब मैं एक तो ए आंसर ही या फिर इसका सी आंसर है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 को भूल जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को टाइम वेस्ट ही नहीं करना है क्योंकि मुझको सोचने का यहाँ पे टाइम ही नहीं है। मुझे पता चल गया कि 4 इज एब्सोल्युटली ये ऑब्वियस एलिमिनेशन है। तो यहाँ पे एग्जाम कंडीशन में भी ऐसा करना कि अगर कोई स्टेटमेंट में समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है कि नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये सही है, हो सकता है बायोडीजल का सोर्स हो, तो आप क्या करना, दूसरे स्टेटमेंट्स को देखना जहाँ पे वो ऑब्वियस एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन हो, उसको देखना और उसको जल्दी से एलिमिनेट कर देना। क्या पता कि जो बाकी का स्टेटमेंट था वो भी गलत एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 1 है और 1 एंड 3 है। अब मैं स्टेटमेंट 3 को मैंने पढ़ती हूँ, मैं बार फिर से पढ़ती हूँ। इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके पास न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस सी बकथॉर्न के पास, और ये वेल अडेप्ट करता है कोल्ड एरिया में। कितनी अच्छी बात बोली है, इसमें कोई गलत बात बोली है, अच्छी बात है भाई। इसलिए गवर्नमेंट शायद प्रमोट कर रही हो क्योंकि कोल्ड एरियाज होते हैं हाई अल्टीट्यूड के, वहाँ पे हमको कुछ यहाँ पे पहले ऑप्शन में भी बोला था कि हमको सॉइल इरोजन को यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो होता होगा। तो मेरा यहाँ पे आंसर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया आपको, क्योंकि ये हेल्प होगा, आई प्रॉमिस यू। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई ना, ये आपको फ्यूचर के पेपर्स में बहुत हेल्प करने वाली है और ये मैं इसको विजिट भी करूँगी। तो जो सी बकथॉर्न है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सी बकथॉर्न एक प्लांट है, इसे मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। इनकी एबिलिटी होती है, सबसे पहले तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होगा, हम डेजर्टिफिकेशन नहीं होने देंगे, तो डेजर्टिफिकेशन प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इन प्लांट्स की सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन, और जो सिल्टेशन होता है रिवर का सिल्टेशन होता है वो उसको भी प्रिवेंट करते हैं। सी बकथॉर्न इज नॉट प्राइमरीली नोन फॉर द सोर्स ऑफ बायोडीजल, ठीक है। बायोडीजल के लिए ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। और यहाँ पे इनका वेरियस पर्पस है, जैसे कि आपकी यहाँ पे मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो इनका मेडिसिन का भी पर्पस है इसका। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ करते हैं। ये कॉमनली बायोडीजल प्रोडक्शन में इसका यूज़ लेकिन नहीं होता है। यहाँ पे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कोल्ड एरियाज़ में जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पे ये रह लेते हैं, अच्छे से फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। रिच वाइटामिन्स, ओमेगा फैटी एसिड्स वगैरह भी इसमें होते हैं, ठीक है। और बाकी तो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, ये याद रख लेना, कोल्ड एरियाज़ में आपका जो लद्दाख है ना, लद्दाख और स्पीति वैली के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती है। सी बकथॉर्न टिम्बर है लेकिन इट इज़ नॉट ऑफ द ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक हेड्सअप दे देती हूँ, जब मैं अगर मैं नॉलेज को यूज़ करूँगी ना यहाँ पे, तो नॉलेज का ये है कि जो सी बकथॉर्न है इनका कोई इतना ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू नहीं है। इट इज़ प्राइमरीली कल्टिवेटेड फॉर द बेरीज एंड लीव्स। तो ये तो प्योर नॉलेज हो गया कि इसके पास इतनी कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन मुझे तो एग्जाम कंडीशन में नहीं पता ना, मैंने तो नहीं पढ़ा है ना सी बकथॉर्न के बारे में, कोई नहीं पढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा हो, पर मुझे तो आंसर तक पढ़ आना है, तो इस तरह का लॉजिक मैं लगा सकती हूँ। और ये जो लॉजिक है ये आप यहाँ पे फ्यूचर के क्वेश्चंस में भी देखोगे, एंड आई विल रिविजिट दिस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं आज का। थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो गया है, लेकिन मैंने आपकी कमेंट सेक्शन पढ़ी है तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी लेक्चर्स की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चंस को, ठीक है। रौलत एक्ट, इसका एम क्या है, मैंने आपको बताया है, नॉलेज लगता है, हिस्ट्री में नॉलेज लगेगा। तो द रौलत एक्ट इज एम्ड एट, सबसे पहले इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर, नहीं। सेपरेशन ऑफ खिलाफत, नहीं। प्रेस रेस्ट्रिक्शंस, नहीं। इसका ये था इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। तो हमेशा याद रखना रौलत एक्ट इज इक्वल टू इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। तो जब हम रौलत एक्ट की बात करते हैं तो ये ऑफिशियली वैसे इसको कहा गया था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी
क्राइम्स एक्ट, ठीक है, 1919 का एक्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है। तो ये एक लेजिस्लेटिव मेजर था, ये ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। प्राइमरी एम क्या था इस एक्ट ने, ये कर्व कर रहा था राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, क्योंकि ये एरिया देखो, टाइम देखो ना, टाइम पीरियड 1990 का चल रहा है। 1919 का याद करो कैसे हालात थे वहाँ पे, नेशनल सेंटिमेंट हर जगह पे कंट्री में बढ़ रहा था फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रिंजेंट मेजर्स। और वन ऑफ द की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ इस एक्ट की, वॉज इट्स टू ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो जो सस्पेक्ट हुआ है ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज, मतलब उनकी नज़र में खुद तो टेररिस्ट, मतलब ऐसे टेररिस्ट वाले काम कर रहे हैं, हमको टेररिस्ट बोल रहे हैं, बताओ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने ऑथराइज किया कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल दिखे जो सस्पेक्ट हो रहा है फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन सो कॉल्ड द ब्रिटिशर्स आइज वट एवर, तो बिना किसी ट्रायल के आप उनको पकड़ लो। सो ये जो प्रोविजन थी, इन्होंने यहाँ पे इनडेफिनाइट डिटेंशन को लगाया था, ठीक है, मतलब अब एक बार इंडिविजुअल कोई डिटेन हो गए तो फिर कोई टाइम पीरियड नहीं, कुछ नहीं, इनडेफिनाइट टाइम के लिए आप इनको डिटेन करोगे और इम्प्रिजन करोगे विदाउट एनी ट्रायल। ये कितना, मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो ना, तो ऐसे ही पढ़ना, मतलब ऐसे इमोशंस डालो। जब पढ़ते हो ना तो अपने आप को विजुअलाइज करो कि यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट चल रही है और आप वहाँ से, आप ट्राइबल के एक कम्युनिटी के मेंबर हो और आपके साथ ऐसे ऐसे ब्रिटिशर्स ने कर लिया, आप भूलोगे ही नहीं। अपने आप को एक कैरेक्टर में डाला करो जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो आपके साथ वो चीज़ हो रही है, आपके साथ वो नाइंसाफ़ी हो रही है, ब्रिटिशर्स ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आप कभी भूलोगे ही नहीं। समझ में आया? अगर कोई लेट्स से फ्रीडम फाइटर है तो वो आपके फ्रेंड है, आप उनके साथ, आप कलीग के साथ, आप उनके कलीग जैसे आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हो, ऐसे विजुअलाइज किया करो पढ़ते टाइम पे। इससे क्या होता है, ये एक ट्रिक है याद करने की चीज़ों को। समझ में आया? विजुअलाइजेशन इज़ वेरी पावरफुल, पर्टिकुलरली हिस्ट्री, इतनी गंदी हिस्ट्री है हमारी, इतनी बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हमको याद करनी होती है। समझ में आया? अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखें तो यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछता है, यहाँ पे फैक्ट्स का मतलब फैक्ट्स पता होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गया वो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा आपको दिमाग ख़राब नहीं करना है, लेकिन येस इट्स ऑब्वियस कि थोड़ा बहुत मतलब विजुअलाइज करके पढ़ा करो, अप्रिशिएट किया करो चीज़ों को, अच्छा होगा और चीज़ें आसान हो जाएगी याद करना, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, दिस प्रोविजन अलाउड द इंडेफिनाइट डिटेंशन, और इसलिए जो रौलत एक्ट है प्राइमरीली एम करता था इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल और समरी प्रोसीजर बाय द ट्रायल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं थोड़ा टाइम लगाती हूँ कमेंट्स को रिप्लाई करने में, बट मैं हमेशा रिप्लाई देती हूँ। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।